बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको अगर हम सामने रखें तो पंजाब के अंदर जो है आपको मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट PDM की ये कोशिश थी कि परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जो है उसका खात्मा किया जाए, वहाँ पे दोबारा से PMLN जो है इत्तेहादी यानी पीपल्स पार्टी के साथ मिल के वहाँ पे हुकूमत बनाएं। ताहम इमरान खान साहब ने यह फैसला किया था जब वो यहाँ पे पिंडी में हमने देखा था कि जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा है कि पंजाब और KP की जो असम्बलीज हैं उनको तहलील किया जा रहा है और अगले 1 माह के अंदर जो है ये मामला जो है तय कर दिया जाएगा। वो सारा प्रोसेस गुजर चुका। अब सूरत हाल ये है कि परसों वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपियरेंस होगी। वहाँ पे चूंकि अदालत में ये चले गए थे और अदालत ने कहा था जी कि आपने परवेज़ इलाही साहब को कि आप चीफ मिनिस्टर कंटिन्यू करेंगे। गवर्नर ने जो एक डी नोटिफिकेशन किया था उसके तनाजुर में, ताहम आप असम्बलियों को तहलील नहीं कर सकते। आज जब असम्बली का इजलास हुआ पंजाब असम्बली का, तो वहाँ पे हमने देखा कि फेडरल मिनिस्टर्स भी कुछ आए हुए थे, बल्कि उन्होंने असम्बली के इजलास के अंदर भी मौजूद रहे और उन्होंने ये क्लेम किया है कि परवेज़ इलाही साहब के पास 186 का जो फिगर है वो मौजूद नहीं है, यानी उनको मेजॉरिटी की जो सपोर्ट है मेम्बरान की वो नहीं है, लिहाजा उनको चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। ताहम PTI का और काफ लीग का, परवेज़ इलाही साहब की जो पार्टी है उनका ये कहना है कि उनके पास नंबर पूरा है। ताहम इसके जो आईनी और कानूनी जो पहलू हैं उसके मुताबिक ये सारा प्रोसेस जो है उसको आगे लेकर जाएंगे। दूसरी जानब हमने देखा है कि कराची और हैदराबाद के इलेक्शन के हवाले से MQM इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई हुई थी और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनकी दरख्वास्त जो थी उसको मुस्तरद कर दिया और उन्होंने जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त थी उसको एक्सेप्ट करते हुए इलेक्शन जो है उन्होंने कहा है कि अपना जो टाइम है 15 जनवरी उसी को ही होंगे। MQM ने यह फैसला किया है कि वो इस फैसले को यानी ECP का जो फैसला है इलेक्शन के हवाले से उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और वज़ीर आज़म समेत चीफ मिनिस्टर सिंध और वफाकी वज़रा जो है वो जेनवा में थे और वहाँ पे अभी भी जो है वो इस हवाले से कोशिशें की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जो हैं वो सैलाब ज़दगान के लिए इकट्ठे किए जाएं। तकरीबन 16.3 अरब डॉलर का जो है एक एस्टिमेट लेकर गए थे, जिनमें से बताया जाता है कि तकरीबन 8 अरब डॉलर जो है उसके वादे तो हुए हैं। पैसा किस हद तक और कब तक मिलेगा ये अब देखना है हमने। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वज़ीर मुमलिकत और आप मरकज़ी रहनुमाए तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो कल जो इमरान खान साहब ने एक बड़ा इम्पोर्टेंट बात की है, जो पाकिस्तान की अगर हम सियासी तारीख के ऊपर नज़र भी डालें तो ये सारा कुछ माजी के अंदर भी होता रहा और उस प्रोसेस से शायद आप लोगों की जुमात भी गुजरी। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है जो की जा रही है, ये किस हद तक आप समझते हैं कि PTI को आइसोलेट करने के लिए या साइड लाइन करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया उवैद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद। पाकिस्तान की जो तारीख है उवैद भाई, आप तो हिस्ट्री पे आपकी नजर है, तो 75 साल में शायद ही कोई ऐसा मौका हो जहां डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनका कुछ ना कुछ रोल ना रहा हो। अगर कोई इससे इनकार करेगा तो वो गलत होगा। 2008 में जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत जब वो खत्म हुई, उनका जो भी एक सेटअप था, उसके बाद से क्यानी साहब जब आए तो उन्होंने दूर किया एस्टैब्लिशमेंट को सियासत से। अच्छा एक स्टेप था। और एक कमजोर हुकूमत थी एक तरह से, क्योंकि बहुत से मसाइल थे उनको, तो बतदरीज वो एक काम हुआ। लेकिन फिर बहुत से मामलात हुए ऐसे जिसकी वजह से जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है उसके मामलात सामने आए। तो अभी माजी करीब में जो एक बात एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई कि वो अपने आप को सियासत से दूर करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सब इसको सराहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अमली फिर इक़दाम जो हैं वो जरूरी हैं। कोई भी ये मैं समझता हूँ एक्सपेक्ट नहीं करता कि 100% डिटैचमेंट फौरी हो। कोई ना कोई रोल उनका बहरहाल रहेगा पॉलिसी मेकिंग में। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से उनका इनपुट रहता है। बहुत से दूसरे मामलात में उनकी जरूरत जाहिर रहती है, मुल्क के दिफा के लिए रहती है, CPEC जैसे मामलात के लिए रहती है।
और इश्यूज आते हैं, जो आपको ट्रेजिडीज आती हैं, जिस तरह कोरोना था या जिस तरह सैलाब आए या जो पिछले साल मरी वाले वाकयात, इस तरह की चीजें उसमें उनकी आपको जरूरत पड़ती है। तो लेकिन पॉलिटिकल मामलात में उनको अगर दूर होना है तो मैं समझता हूं कि हमें उनको फैसिलिटेट भी करना चाहिए, ताकि उनको माहौल सियासतदान भी बना के दें कि वो भी ज्यादा उस तरफ जो है ना देखें, और दूसरा जो चीजें गलत हुई हैं वो भी ठीक हों। और जो अभी कुछ खबरें आ रही हैं कराची में जो MQM वाले मामलात हैं, या जो सदर्न पंजाब में, जनूबी पंजाब में जो मामलात बनते हुए नजर आ रहे हैं, या जो बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो, मैं एक लफ्ज यूज कर रहा हूँ आजकल, बगल बच्चा बनने जा रही है पीपल्स पार्टी का। तो ये चीजें ऐसी हैं जो इस बयानी पर रद्द लगाती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट दूर हो रही है। हमारी दुआ है कि दूर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर, सबसे बेहतरीन, सबसे डिसिप्लिन फौज है, लेकिन उनका जब सियासत में एक अमल दखल टॉप से आता है तो उसका नुकसान फिर सबको होता है, और सबसे ज्यादा हमारी फौज को ही होता है। चलिए, देखें, हमारी कई दफा बात हुई है तो मैंने हमेशा ये कहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है इन सारे प्रोसेस से, तो वो इसको एक पॉजिटिव सेंस में लेती है। मुझे ये बताएं कि क्या आप लोगों की लीडरशिप के पास या पार्टी के पास ये इंफॉर्मेशन है या कोई शवाहिद है कि ये जो कुछ इस वक्त जो सियासी एतबार से पीपल्स पार्टी में लोग जा रहे हैं, या MQM इकट्ठे होने के लिए जा रही है, या जहांगीर तरीन और चोई सरवर या आलिम खान जो है कुछ करने के लिए जा रहे हैं, जो कि उन्होंने डिनाई किया है, इसकी उन्होंने नफी की है, आप लोगों के पास क्या शवाहिद है कि ये सारा कुछ जो है वो पीछे एस्टैब्लिशमेंट ही कर रही है? देखिए, टॉप लेवल पे तो जाहिर है जो साबिक वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने एक दो दिन पहले बड़ी खुल के बातें की हैं कल भी उन्होंने गुफ्तगू इस पे की है, और जो चीजें हो रही हैं वो नेचुरल नहीं लग रही। हमारी तो दुआ है कि ऐसा ना हो, और उम्मीद भी ये है कि ऐसा ना हो। ये जो बात तहरीक इंसाफ के बारे में की जाती है, देखें, मैं इससे इनकार नहीं करता कि एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल बहरहाल रहता है, लेकिन इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि 24-25 साल एक बहुत बड़ी और तवील जदोजहद इमरान खान साहब ने की, और पहली बार ग्रास रूट लेवल से एक आम आदमी की पार्टी बनाई, जिसने एक बहुत ही लोअर लेवल से लेके जो है एक सफर शुरू किया, जब एक काउंसलर नहीं था इस जमात में, और वजीर आजम तक हम पहुंचे, और चारों इकाइयों में हुकूमत बनी, मरकज में भी बनी। तो ये एक बहुत बड़ी एफर्ट हुई है, जिसमें पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवान लड़के लड़कियां, यूथ, ओवरसीज पाकिस्तानी, किसान, हारी मजदूर, सब ने अपना रोल प्ले किया है। ये उन सब लोगों की एक बहुत बड़ी बेइज्जती हो गया, क्योंकि और किस किसने रोल और किस किसने रोल प्ले किया है? वही सब देखें, मेरी बात सुने जी, मेरी बात सुने। हवा कोई किसी की नहीं भर सकता, अल्लाह ताला ही लीडर आपको बनाता है, दिलों में जगह अल्लाह बनाता है, उसके बाद जब हालात वाकिफ होते हैं आप देखिए अली साहब, जो लोगों को देखिए, जो लोगों को एतराज है, या जो आपके मतलब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के बयानिए को जो तनकीद की जाती है, वो ये की जाती है कि यही MQM आप लोगों के साथ थी, अच्छी थी, यही बाप पार्टी आप लोगों के साथ थी, अच्छी थी, यही काफ लीग आप लोगों के साथ थी, जो अभी मरकज में जो काफ लीग है, बिकॉज काफ लीग के भी दो धड़े हो गए हैं ना पंजाब में, आप लोग उनको कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो ये सारे लोग आप लोगों के साथ भी तो रहे हैं ना, आज आपसे दूर चले गए हैं तो आप उनके ऊपर शक भी कर रहे हैं, आप इदारों के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं, और आप लोग चाहते हैं कि सारा कुछ जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। नहीं, अच्छे बुरे की तो बात हम नहीं कर रहे। खान साहब ने तो ये नहीं कहा कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो तो सिर्फ इस नुक्ते पे बहस है कि अगर वाकई एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की सियासत से दूर हो रही है तो फिर ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी तो कोई अच्छे बुरे की बात तो नहीं कर रहा, अच्छे बुरे की तो फिर बात जो है वो बाद में करेंगे। सबसे बड़ी बुराई क्या हुई है, यानी कि वही साहब, आप भी इस बात के आपकी आंखों के सामने हुआ होगा, आप भी जाहिर है चीजों पे नजर रखते हैं। 58(2)B जब इस्तेमाल हुआ तो मियां साहब की पहली हुकूमत और उससे पहले बेनजीर साहिबा की गुलाम एहसान खान साहब ने खत्म नहीं की, फिर मियां साहब की, फिर वही काकड़ फार्मूला आया, सारी चीजें हुई हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। मुशर्रफ साहब का भी हुआ, जब एक मुंतखब वजीर आजम को हथकड़ियां लगी, चाहे हमारा सियासी मुखालिफ है मियां नवाज शरीफ साहब, लेकिन जो हुआ वो गलत था। लेकिन सवाल ये, जो कुछ भी था उस जमाने में मुल्क के अंदर था, मुल्क के अंदर हो रहा था। इस दफा जो हुआ है सबसे बड़ा, तो फिर
क्वेश्चन मार्क ये है ना जी कि एक बैनुल-अक़वामी ताकत की इमा पे एक रजीम चेंज हुई है इस मुल्क में, और ये एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 एलामियों में ये बात साबित है। जब ये बात एक्सेप्ट की गई वहीद साहब कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, खुलम खुला मुदाखलत हुई है, तो सुपर पावर कोई चाचा कीदू तो नहीं है कि वो आके आपका दरवाजा खटखटा के चला जाएगा। लेकिन आपके क्लेम को तो देखें, आपके क्लेम को अमेरिकन ने कई दफा इस बात को डिनाई किया है, इसी तरह जनरल बाजवा साहब ने किया है, जिसने बाकी लोगों ने किया है। तो वो देखें ना, ये तो अब आप लोगों का अपना एक जाहिर एक पॉलिटिकल एक बयानिया है, आप उसको लेके डेफिनेटली अवाम में गए हैं, उसकी पजीराई भी आप लोगों को मिली है। मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब के माना है कि उसने डाका डाला है? कभी किसी राजन ने माना है? नहीं, लेकिन आप लोग देखें, पॉलिटिकल जो चीजें होती हैं, जो एक प्रोसेस है, उसके जरिए ही आप लोगों को निकाला गया है ना। ये तो नहीं हुआ कि किसी ने आके आपको गन पॉइंट पे जो है वो बाहर निकाल दिया असेंबली से। वहीद साहब खुदा को माने, वो सिंध हाउस, वो लोगों का आगे पीछे गायब वो हो जाना, कौन थे? सिंध हाउस में तो पाकिस्तानी लोग थे ना। सिंध हाउस पाकिस्तान का हाउस है ना। और वो अमरीकी सफीर साहब का मुलाकातें करना, आगे पीछे दौड़े लगना। इमरान खान साहब तो कहते हैं अब ये सब माजी का हिस्सा है, वो तो कहते हैं मैं आगे चलना चाहता हूँ। का आना, अदालतों का खुलना, सारा कुछ, उसके बाद बड़े बड़े मौके। अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्या पार्टी के अंदर, चले पार्टी के अंदर क्या ये एक डिबेट हो रही है कि आने वाला जो भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन होगी उसमें इमरान खान साहब या पीटीआई जो है वो उसको मार्जिनलाइज किया जाएगा या हो जाएगी खुद ही? देखिए, वो तो आपके सामने चीजें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को टारगेट किया जा रहा है, उनकी जात को हिट किया जा रहा है, पॉलिटिकली डैमेज करने की कोशिश की जा रही है, उनकी घरेलू चीजें उसको लाने की कोशिश की गई, उनकी नेकनामी पे हर्फ लाने की कोशिश की गई, उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे अटैक किया गया। अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह उनके साथ है। जो कुछ नहीं बना तो गोलियां भी मरवा दी, अल्लाह ने नहीं लिखा था तो उनकी जिंदगी रही। वरना लियाकत अली खान साहब और बेनजीर शहीद की बातें आपके सामने, चले उनकी शहादतें आपके सामने। बिल्कुल। मुझे अली साहब मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं कि एरर ऑफ जजमेंट कहां पे हुई है इमरान खान साहब से, बेस बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। जाहिर है कि हर देखे ना, एरिस्टोटल ने कहा हुआ है ना कि जो ट्रेजिक हीरो होता है उस वो एक इमार्शिया के जरिए यानी इनबिल्ट फॉल्ट के जरिए उसकी जो है वो फॉल होती है अपनी हाईएस्ट पोजीशन से। इमरान खान साहब ने एज ए पॉलिटिकल लीडर जो है वो कहां पे गलती की, और क्या उन्होंने अपनी गलती से सीख ली है या अभी तक उसी डगर पे चल रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं समझता कि मैं अपने लीडर या अपने साबिक वजीर आजम पे ये पॉइंट आउट करूं कि इस वजह से सारा हुआ। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये गलती जो उन्होंने की है, मैं तो खान साहब को कहूंगा ये बार बार करें। इस वजह से अगर अमेरिका बहादुर नाराज हुआ है कि एक पाकिस्तान का वजीर आजम खड़ा हो गया, नहीं दूंगा भाई अपनी जमीन, कोई अड्डे शड्डे नहीं इधर मिलेंगे तुम्हें, और कोई इधर से ड्रोन ब्रोन नहीं उठेंगे, ना कोई तुम्हारी जंग का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जिन लोगों से बात होती है वो तो कहते रहे कि कोई अड्डे नहीं मांगे थे उन्होंने, अमेरिकन से कोई अड्डे नहीं मांगे थे। जो खान साहब ने एक बात की, प्लीज, खान साहब ने जो एक बात की, सिर्फ अमेरिकन को नहीं, सब वर्ल्ड पावर्स को, पार्टनर्स इन पीस, वी विल बी, पाकिस्तान विल बी पार्टनर इन पीस नॉट इन वॉर। ये मुशर्रफ नहीं है, ये इमरान खान है। तो भाई ये गलती तो बार बार करेंगे, नहीं करेंगे तो हम कहेंगे कि ये गलती करो। दूसरा, वहीद साहब, ये मेरी बात आप लिख लें, ये जो बैनुल अक़वामी एस्टैब्लिशमेंट है, ताकतें हैं, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कलमे के नाम पे बना है, उसके वजीर आजम के मुंह से सब कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन मदीना की रियासत की बात, हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, ये चीजें उनको पसंद नहीं है भाई, उनको काबिल कबूल नहीं है। जिस मकसद के लिए मुल्क बना था, वो मकसद 75 साल से हासिल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि किसी को ये बात करने नहीं दी गई, और जिसने की उसके साथ ये हुआ जो आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, साबिक वजीर मुमलिकत और मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके हम बात करेंगे ईसीपी ने आज जो डिसीजन दिया और कराची के इलेक्शन के हवाले से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम गुफ्तगू करेंगे कराची और हैदराबाद के बाई इलेक्शन के हवाले से। आज ECP ने जो है वो मुस्तरद कर दी है दरख्वास्त जो MQM की थी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रेहान हाशमी साहब, आप मरकजी रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपने हमें टाइम दिया। फैसला आप लोगों ने कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाना है आप लोगों ने, ये जो ECP का डिसीजन है उसको चैलेंज करने के लिए। इस प्रोसेस में जाहिर है कि टाइम कम है, 15 को इलेक्शन है, तो पहले भी आपकी क़यादत से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के प्रोसेस में तो हम जरूर हिस्सा लेंगे। तो आप लोग जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपकी इतला दुरुस्त है कि MQM जो ताखिर ज़दा इलेक्शन है, जो तकरीबन 2.5 साल की ताखिर से हो रहे हैं, बावजूद इस बात के कि इसमें बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं मौजूद। इसमें वोटर लिस्ट का मसला है, इसमें डीलिमिटेशन का सबसे बड़ा मसला है, मनमानी का मसला है, जेरीमेंडरिंग है, प्री पोल रिगिंग हम समझते हैं हुई है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी पार्टी का अभी तक फैसला है कि हम इलेक्शंस में जाएंगे और साथ में जो कानूनी चाराजोई है वो भी करेंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से किया जाने वाला नारवा सलूक और जो हक तलफी कराची के लोगों की जा रही है, खासतौर पर डीलिमिटेशन करके, कहीं कहीं पर कराची की एक यूसी अगर 1 लाख नफूस पर मुश्तमिल है तो कराची से बाहर की यूसी जो है वो चंद हजार अफराद पर मुश्तमिल है। कराची की अगर एक यूसी बन रही है, उसी लिहाज से फंड मिलेगा, तो बाहर की किसी 10 यूसीज को फंड मिल रहा होगा उसी आबादी के लिहाज से। तो ये जेरीमेंडरिंग है। फिर अपनी मनमानी के लिहाज से एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो कि हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों के ऊपर हमने वाज़ेह तौर पे कहा कि आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि इलेक्शन कमीशन को अनबायस रहते हुए ये तमाम चीजें करनी चाहिए थी। अच्छा हाशमी साहब, मुझे ये बताएं कि आप लोगों की शिकायत इलेक्शन कमीशन से भी है और दोस्तों से भी है। दोस्तों के साथ तो आप लोगों ने एग्रीमेंट किया था, आप लोग अभी भी दोस्तों के साथ मरकज में बैठे हुए हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहां पे है? देखें, दोस्तों के साथ हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप तहरीरी शक्ल में आया। वो तहरीर में वो तमाम नुकात थे जो कि MQM दिहाइयों से मुतालबे और हकूक के मुनसिफाना तकसीम के हवाले से बात कर रही थी, और गारंटोर्स जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हमारे दोस्त हैं, उनकी गारंटीज के साथ वो तहरीरी शक्ल में कामयाबी के साथ आया। और उसमें वो क्या चीजें थी? उसमें वाज़ेह तौर पर कराची और अर्बन सिंध के हवाले से मामला थे। उसमें जो डीलिमिटेशंस के मामला तो अभी पैदा हुए हैं, जिसके बारे में खदशात हमने जाहिर किए थे, सेंसस के मामला थे। अच्छा हाशमी साहब, अभी आप लोगों को अभी जो प्रॉब्लम है वो मतलब पीपल्स पार्टी से, बिकॉज आप लोगों की जो स्टेटमेंट्स हैं वो ज्यादातर ऐसे लगता है कि जैसे आप लोग ये जो पोल रिगिंग की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेजर्स लिए जा रहे हैं विज़ुअली आने वाले जो इलेक्शंस हैं, तो पीपल्स पार्टी से ज्यादा आप लोगों को इशू है। देखिए, असल में बेनिफिशियरी कौन हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत के पास है। और एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्फ्लुएंस करके या सियासी इन्फ्लुएंस करके जिस तरीके से डीलिमिटेशंस की गई हैं, एक आबादी को कम दिखा दिया गया, उसकी मेजॉरिटी कम कर दी गई। 22 यूसीज जो थी जिले काउंसिल की, वो कराची में शामिल करके यहाँ पर आबादी अक्सरियत को यूसीज की कम कर दिया गया, अपना इन्फ्लुएंस पैदा किया गया। और जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल तमाम फिगर्स मौजूद हैं, उस बुनियाद पर हम ये इल्जाम लगा रहे हैं, जिसको हम मुस्तनद अंदाज में वाज़ेह तौर पर दिफा भी करते हैं। दूसरी चीज ये हुई कि कोरम नॉन जुडिस था, और जो कि बरखिलाफ है 22वीं तरमीम के, बिल्कुल बरखिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। कि जब इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर डिसीजन लिया तो उस वक्त कोरम मुकम्मल होना चाहिए था। तो उसके ऊपर हमने ना सिर्फ उसको चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि 184(3) के मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी हम अप्रोच करेंगे, और चाहे वो डेलीगेशन ऑफ पावर हो, आर्टिकल 140A का इतलाक हो। तो ये तमाम कानूनी पेचीदगियां हैं जिसको एड्रेस नहीं किया गया। चलें अब मुझे ये बताएं कि 15 तारीख को क्या होगा? आप लोग जिन लोगों से गवर्नर के जरिए पुराने दोस्तों से मुलाकातें हो रही हैं, जिसमें फारूक सत्तार साहब भी है, जिसमें मुस्तफा कमाल साहब भी हैं, बाकी लोगों को भी लाने कुछ, तो आप लोग अपने आप को कहां पे आप लोगों की स्टैंडिंग है टू कंटेस्ट द इलेक्शन एंड फाइट अगेंस्ट PTI, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी? देखें, गवर्नर एक रियासत की नुमाइंदगी करने वाला एक नुमाइंदा होता है बुनियादी तौर पर, और गवर्नर ने गुड जेस्चर के तौर पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं। और MQM की जानिब से वाज़ेह तौर पर उनको किसने कहा है? बिकॉज इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो।
अच्छा, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का नारा तो बहुत पुराना था, हमने भी लगाया था, उस वक्त पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं था। जब इनके बरखिलाफ होगा तो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगा, जी। कराची के लार्जर इंटरेस्ट में होगा तो वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो गया। तो वो बात तो आप रहने दें, हम तो अपना मौकिफ एक अर्ज कर रहे हैं कि देखें, वो सबसे मिले, हमारे पास ऑफिशियली किसी का भी राब्ता नहीं हुआ है, इलेक्शन लड़ेंगे हम। और ये मैं समझता हूँ कि कराची की जो गर्म सियासत थी उसमें कम से कम एक अच्छी पेशन गोई है कि लोग आपस में कम से कम अफहाम और तफहीम के साथ तो चले, और खास तौर पर एमक्यूएम के वतन से पैदा होने वाली इंडिविजुअल्स हों, पॉलिटिकल पार्टीज हों, एंटिटीज हों, ये कम से कम कराची के लार्जर इंटरेस्ट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आप आइडेंटिफाई कर लें। देखिए, एमक्यूएम का वो बयानिया जो एमक्यूएम दहाइयों से कहती आ रही है, बेख्तियार मेयर, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस, लोकल बॉडीज को एम्पावर करना, बल्दियाती इंतखाबात, आर्टिकल 148, तो ये तमाम हमारा बयानिया या इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी तो दोहरा रही है, मगर वो तैयार है कि इसी लंगड़े लूले। अच्छा हाशमी साहब, प्रिज्यूम कर लेते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो आप लोग जो है, जाहिर है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे जो है वो आप लोगों की नहीं है, पीपल्स पार्टी की है। प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आप लोग इलेक्शन नहीं जीतते हैं, तो जाहिर है कि आप लोगों ने तो पहले से ही दिमाग बनाया हुआ है और आप लोग ये बात उठा भी रहे हैं कि ये प्री पोल लिगिंग हो रही है, तो आप लोग तो इस इलेक्शन को मानेंगे ही नहीं। नहीं, देखिए, हम नहीं जीतने का तो अभी सवाल नहीं है, क्योंकि हम एमक्यूएम अभी बहुत लोगों की ख्वाहिश रही, एमक्यूएम को जेरी मैंडरिंग के जरिए भी धचका पहुंचाने की कोशिश की जाती रही, मुख्तलिफ विक्टिमाइज करने के जरिए भी कोशिश की जाती रही। इलेक्शन का रिजल्ट आप लोग कबूल करेंगे या नहीं? कानूनी तकाजे बावजूद इसके पूरे नहीं हुए, हम कानूनी जंग तो लड़ रहे हैं। हम जो लेजिस्लेटिव फोरम होता है वहां पर भी मौजूद हैं। लेट्स सी कि क्या इसके नतीजे आते हैं और किस हद तक ये गिर सकते हैं, किस हद तक कराची को डिप्राइव कर सकते हैं, उसी बुनियाद के ऊपर हम अपना डिसीजन लेंगे बात का। बहुत शुक्रिया आपका रेहान हाशमी साहब, मरकजी रहनुमा है एमक्यूएम पाकिस्तान, और इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उस हवाले से एमक्यूएम की कुछ रिजर्वेशंस हैं और अब उसकी कानूनी जो फाइट है वो इसको जारी रखेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अरशद वोरा साहब, पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया अरशद साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बताइएगा कि ईसीपी ने अपना फैसला सुना दिया है, 15 को इलेक्शंस हो रहे हैं कराची हैदराबाद में। एमक्यूएम ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इस फैसले को जो है चैलेंज किया जाएगा। आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगी अब? देखिए, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देखिए, हल्का बंदियां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जिस तरीके से हल्का बंदियां करके जो है कराची को जियोग्राफिकली डिवाइड किया गया है, किसी जगह 30,000 पे यूसी का चेयरमैन आ रहा है, किसी जगह पे जो है 1 लाख पे एक चेयरमैन आ रहा है, तो ये तो अनजस्टिफाइड है। ये क्या इलेक्शन कमीशन को ये नजर नहीं आता? इलेक्शन कमीशन को चाहिए इन चीजों को कंसीडर करे प्रॉपर। अगर देखें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी जिस तरह चाहेगी क्या वो उस तरीके से आपकी हल्काबंदियां करके वो आगे भेज देगी और इलेक्शन कमीशन मनोन उसको कबूल कर लेता है? तो ये चीजें जो है ये फिर एक तरफ वैसी 15 साल से पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर जो है आवाम को गुलाम बना के रखा हुआ है। फिर पूरा ये शहर, अभी थोड़ी बहुत रुकावट शहरी इलाकों की वजह से थी, अगर वो शहरी इलाकों को भी दे दिया तो ये सारे जो है ना शहरी इलाके के लोग भी जो है वो इनके हारी बन के रह जाएंगे। और जो है फिर जिस तरीके से कराची की बर्बादी होगी, जिस तरीके से लूटमार मचेगी, ये फिर आप सबके सामने होगा। अब खुलकर फिर ये करेंगे तो बहरहाल ये गलत है। मैं समझता हूँ उसको कंसीडर करना चाहिए, और एमक्यूएम का ये फैसला कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बिल्कुल खुशान फैसला है और हम उसकी हिमायत भी करते हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है पीएसपी की? आप लोगों के पास गवर्नर साहब भी आए, गवर्नर साहब से मुलाकातें भी हुई है, आपकी लीडरशिप की, यानी मुस्तफा कमाल साहब की, आप सारे लोग उसमें शामिल थे। एमक्यूएम में क्या आप लोग जम होने जा रहे हैं, मर्ज हो रही है पीएसपी? चीजें चल रही हैं, चीजें इन प्रोग्रेस हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा इस शहर के लिए, सूबे के लिए, सिंध के जो है शहरी इलाकों के लिए, देही इलाकों के लिए ये बेहतर फैसला होगा। जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला, जो कि अभी फौरी नहीं हुआ। नहीं, चले फौरी नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने क्या जहन बना लिया? क्योंकि कमाल मुस्तफा साहब कल भी बैठे हुए थे एक टीवी चैनल के ऊपर और उन्होंने एंकर को बताया, मतलब उन्होंने डिनाई नहीं किया और ना ही कोई ऐसा कोई इनकार किया है कि एमक्यूएम में वापस जाना जो है वो कोई बहुत बड़ी गलती होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़हनी तौर पे आप लोगों ने अपना जहन जो है वो बना लिया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग वापस अपनी पेरेंट पार्टी के अंदर जो है वो वापस जा रहे हैं और पीएसपी जो है उसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। देखिए, ये मैं कहूंगा कि ये काबिल वक्त है क्या ना,
हमारी कुछ मीटिंगें, ये इलेक्शंस के जो इशू आ गया है इसकी वजह से कुछ मीटिंगें हमारी डिले हो गई हैं। कुछ चीजें होती हैं जो कि बैठकर फाइनलाइज करनी होती हैं, वो अभी नहीं हुई और अभी हमारी मीटिंग्स कंटिन्यू है। तो जो आप कह रहे हैं मैं उसको एग्री करता हूँ, ठीक है, जो कुछ भी होने जा रहा है वो एक पॉजिटिव मैनर में होने जा रहा है और इस सूबे के लिए, शहर के लिए, सिंध के शहरी इलाकों के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन अरशद वोरा साहब, जाहिर है कि कराची की जो आवाम है, जो MQM पाकिस्तान के साथ रही, उनकी जो लीडरशिप थी, जो भी लोग वहां पे रुके रहे, आप लोग वापस जा रहे हैं, तो जिन बुनियादों पे आप लोग उनसे जुदा हुए थे, क्या वो बुनियादें सारी की सारी जो है वो आप लोगों के इश्यूज जो हैं वो एड्रेस हो चुके हैं? जिस तरह से आप लोग कहते थे कि जी ये लोग जो हैं ये कराची के जो मसाइल हैं उनको हल इन लोगों ने नहीं किया, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, या कुछ लंदन के साथ इन लोगों के जो है वो राब्तों के हवाले से जो बातें आप लोग करते रहे हैं, क्या वो तमाम इश्यूज जो है एड्रेस हो चुके हैं? देखिए, इश्यूज एड्रेस नहीं हुए, ठीक है ना, तमाम इश्यूज एड्रेस नहीं हुए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं कि जब बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, तो डिस्कस करके भी रिजॉल्व किया जा सकता है। अरशद वोरा साहब, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो नजरियात पे तो फिर बेस नहीं करती है ना। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इक्तदार और इख्तियार के लिए सारा कुछ करती हैं, ये तो बिल्कुल वाजे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर अवाम का कहां से इसमें सवाल पैदा होता है? ये तो फिर आप लोगों की अपनी एडजस्टमेंट है, आप लोग एडजस्ट करेंगे, लीडरशिप, सारे मामला खुद ही तय हो जाएंगे। आप फिर मेरी बात में बड़ा गौर से सुनिएगा। देखिए, इसमें इक्तदार और इख्तियार की बात अगर होती ना, तो आपने जिस प्रोग्राम को रेफर किया है कल के मुस्तफा कमाल साहब के, मैं उसी प्रोग्राम को रेफर करूंगा, उसके अलावा कई प्रोग्राम को रेफर करूंगा कि पाक सरजमीन पार्टी को जब PTI अपने पीक पर थी 2019 में इलेक्शन जीतने के कुछ 6 माह बाद, 8-9 माह तक ये लोग हमारे PSP के पीछे पड़ गए कि आप PSP को जम कर दें, आपको हम शहरी हुकूमत भी देते हैं, आपको वजारतें भी देते हैं, आप एक उस हुकूमत का हिस्सा होंगे जिसको के तमाम इदारे सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो मतलब हुकूमत के तमाम सुतून जो है वो उसको फुल्ली सपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त अगर ये बात होती तो फिर हमें तो उस वक्त ज्वाइन कर लेना चाहिए था, और एक बड़ी पार्टी को, एक नेशनल पार्टी को जो कि इक़्तिदार के फुल फ्लो में थी उस वक्त, तो हमने तो उस वक्त ये नहीं किया था। तो ये इक़्तिदार की बात नहीं होती, ये बात होती है अपने शहर के लिए पता होना चाहिए कि आप ठीक है अरशद वोरा साहब जी, आप जी कल इमरान खान साहब कह रहे थे कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, और उन्होंने बाकी भी कुछ पार्टीज की, पीपल्स पार्टी वगैरह का भी नाम लिया, आप लोगों का भी नाम लिया कि इनको भी सबको इकट्ठा किया जा रहा है। सो मुल्क के अंदर एक सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है। तो क्या आप लोगों का इकट्ठा होना जो है वो उस सियासी इंजीनियरिंग का कोई एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ दैट है? हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो आज तक नहीं पढ़ी। ये तो अब इमरान खान साहब के अपने ख्यालात हैं, वो परेशानी के आलम में जो है, वो आपको पता ही है कि परेशानी के आलम में उनका रोजाना एक नया कोई यू टर्न होता है, रोजाना नया कोई बयान होता है। एक दिन वो खुद भूल जाते हैं कि पिछले हफ्ते इसी सब्जेक्ट पे उन्होंने क्या बयान किया था, वो आज की तारीख चढ़ी तो आज का बयान हो गया। तो ये सब चीजें बेमानी हैं, इनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब, पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी रहनुमा नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं समीना खबर हयात साहिबा। आप एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की और मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का। आपकी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने पंजाब असम्बली के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि जो मैजिक नंबर है 186 का, वो परवेज़ इलाही साहब के पास नहीं है, और यही वजह है कि एतमाद के वोट से जो है वो भाग रहे हैं। सूरत हाल क्या है? आप लोगों के पास कितने MPAs की सपोर्ट है? जी बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। मेरी मुलाकात हुई है जी साद भाई से, असेंबली में मैं भी मौजूद थी। बल्कि ना सिर्फ ख्वाजा साद रफीक थे, ख्वाजा आसिफ भी वहां मौजूद थे, राणा सनाउल्लाह भी थे, और एक आजम नजीर तारड़ साहब। तो मैंने कहा भी आप इतने बड़े बड़े मिनिस्टर्स सारे पंजाब असेंबली आ गए हैं बंदे तोड़ने, घेरने के लिए, मेंबर्स तोड़ने के लिए,
आप उधर मईशत का बुरा हाल है, आटे का बुरान है, आप इतना ना सेलर है ना बायर्स है। आप फेडरल डिपार्टमेंट को देखिए, आप क्या पंजाब में आ गए हैं। तो वो हंस भी रहे थे इस बात पे और उनके पास जवाब कोई नहीं था। 187 हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि जी मैं ना मानूं और हमें आप बताएं जी अपने तादाद, हम आपको कैसे ऐसे बता दें जब गवर्नर साहब मजाज ही नहीं नहीं, करते लेकिन हैं। ये जो आपकी कई एमपीएस, उनमें खवातीन भी हैं, मेल भी है, उन्होंने आके बाकायदा मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो डिसएग्री करते हैं इमरान खान साहब के साथ, और ख़ासकर परवेज़ इलाही साहब को तो हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं देंगे। तो इस सूरत हाल को अगर आप सामने रखें तो फिर तो जाहिर है कि मुश्किलात ज़्यादा हैं परवेज़ इलाही साहब के लिए। यही वजह है कि वो कहते हैं जी कि मतलब ज़रूरत नहीं है एतमाद का वोट लेने की। नहीं, एक्चुअली एक बीबी है मोमना वहीद साहिबा, उन्होंने खान साहब से अगेंस्ट होकर टेलीविजन पे किया, वो भी आसिफ अली जरदारी की उन पे आशीर्वाद आ गई है। तो हमारे पास बिलाल वड़ाइच साहब उनकी ऑल्टरनेटिव आ गया बंदा। आजाद जो बिलाल वड़ाइच साहब थे वो हमारे पीटीआई को ज्वाइन कर गए हैं। एक बीबी ने जो कहा है कि मैं वोट नहीं करूंगी, ये उनका अपना पर्सनल है, लेकिन ऐसे टाइम पे ना जब इतनी गर्मा गर्मी चल रही हो तो इनको ऐसा फैसला लीडर से नहीं हटना चाहिए था अपने। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनको थोड़ा शक तो है कि कुछ लोग जो हैं वो दूसरी तरफ जा सकते हैं या एब्सटेन कर सकते हैं। जाहिर है कि अगर 186 उनके पास नहीं होंगे नंबर तो फिर तो उनकी वजारत आला जो है वो तो फिर चली जाएगी उनसे। नहीं जी, 187 है हमारे पास, मैं आपको दावे से कह रही हूँ, मैं खुद उधर मौजूद थी अभी। तो जब 187 है तो फिर आप लोग मतलब एक मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लोग, क्योंकि खान साहब जब अदालत में मामला गया, अदालत ने कहा जी कि ठीक है 11 जनवरी को दोबारा आना है, तब तक वजीर आला जो है वो परवेज इलाही साहब होंगे, उनसे राइटिंग में ले लिया कि आप असेंबली जो है उसको तहलील नहीं करना। तो फिर आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है कि आप लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेते इस सारे पीरियड के दौरान, ताकि एक स्ट्रांग पोजीशन से आप लोग अदालत में जाते? जी बिल्कुल, हमारे पास एक स्ट्रांग वो तरीका होगा कि जब असेंबली प्रोरोग ना हुई हो, मुलतवी ना हुई हो, प्रोरोग हुई हो, फिर हम इनकी बात माने ना। हम ऐसे क्यों माने इनकी बात? नहीं, ये तो टेक्निकल, ये तो देखे ना टेक्निकल, ये तो समीना साहब आप टेक्निकल बात कर रही हैं ना। जो आपका पहला सवाल था, देखिए फिर दूसरा चौधरी परवेज इलाही साहब ही हैं जो पंजाब को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं। ये इनकी बात हम क्यों माने कि जी हम और 11 जनवरी आने वाली है, परसों 11 है, यह रौला ही मुक जाना जी, पंजाबी नहीं कही जा जो रौला मुक्कन वाला वे। हाँ, इनके कहने पे हम जिस नहीं, ये ये जो आप कह रही हैं कि रोला मुक्कन वाला है, तो ये रोला जो है वो किस तनाजुर में खत्म होने वाला है? आप लोगों के हक में मामला जो है फैसला आने वाला है या नून लीग के हक में फैसला आने वाला है? कहां पे खड़े हैं आप लोग? जी, हम अदालती फैसले के ऊपर खड़े हैं कि अदालत हमेशा लीगल पॉइंट्स को देखती है। उन्होंने डी नोटिफाई किया था गवर्नर साहब ने, तो अदालत ने इंटरवीन किया कि गलत डी नोटिफाई किया है, उन्होंने मुअत्तल कर दिया वो फैसला और 11 तारीख को फैसला चले प्रिज्यूम कर लेते हैं कि वो कहते हैं जी गवर्नर साहब का जो वो था डिसीजन था वो गैर आईनी था, प्रिज्यूम कर लेते हैं। फिर भी आप लोगों को खान साहब ने तो ये कहा हुआ है ना कि हमने इस असेंबली को तहलील करना है, फिर क्या करेंगे? जी, जो वादा चौधरी परवेज इलाही साहब ने किया है खान साहब से तहलील करने का, वो जरूर करेंगे। चौधरी साहब ने खान साहब को ये भी बताया कब करेंगे? देखिए टाइमिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट है ना खान साहब की। जी, बात तो मेरी पूरी कंप्लीट होने थे कि चौधरी साहब ने खान साहब को ये भी बताया था कि खान साहब मैंने आपका वादा पूरा किया, मैंने लिख के दे दिया, लेकिन एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। आप देखिए कि वो आईनी तौर पर इमरजेंसी मुआशी भी लगा सकते हैं। अभी हर तरफ मईशत हो रही है, तो वो आईनी तौर पर अगर हम तहलील करते हैं तो दूसरा रिएक्शन उनका क्या आएगा? खान साहब को ये भी चौधरी साहब ने बताया, खान साहब के अपने लोग नहीं बता रहे उनको, ये चौधरी परवेज इलाही साहब बहैसियत लाइव पार्टनर उनको बता रहे हैं। चौधरी साहब खान साहब को अपने लोग क्यों नहीं बता रहे? खान साहब को अपने लोग क्यों इससे लगता है ऐसे है कि जैसे आप ये कहना चाह रही हैं कि खान साहब को उनके अपने लोग मिसलीड कर रहे हैं, मौजूदा जो सियासी मंजरनामा है।
ये तो मैं, आप मेरी जबान में ये अल्फाज नहीं डाल सकते कि मिसलीड कर रहे हैं। मैं अपनी जमात का मौकफ दे रही हूँ कि मेरी जमात हमेशा राइट को राइट, गलत को गलत कहेगी। जैसे कि उन्होंने बाजवा साहब की बात के ऊपर खुल डुल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि ये गलत बात आपने की है खान साहब, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन वो खान साहब तो अभी तक लगे हुए हैं ना, वो तो बाजवा साहब के हवाले से तो जाहिर है कि वो खामोश नहीं हुए ना, क्योंकि परवेज इलाही साहब ने तो उनको कहा था कि आपने सब कुछ करना है, लेकिन जनरल बाजवा के हवाले से कोई बात नहीं करनी। वो तो कल भी उन्होंने इतनी ज्यादा बातें की है इस हवाले से, बल्कि अभी भी वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है। तो डू यू थिंक कि पंजाब के अंदर कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है किसी लेवल पे? असल में जी हम दो जमातें हैं, हम दोनों की आइडियोलॉजीज डिफरेंट है। हम दोनों ने जो हिकमत अमली बनानी है ये तो बड़ा आसान तरीका है, बस आप मतलब वो कहते हैं ना पतली गली से निकल जाओ, दो जमातें हैं। नहीं, ये कोई आसान बात नहीं है। तो एलाय पार्टनर है हम, आपके सामने भी है, हम कोई जम नहीं हुए उनके साथ। हम उनका अपना इख्तलाफ राय हो सकता है, हमारी अपनी इख्तलाफ। हम फौज के एंटी नहीं जाते हैं, हम अपनी जुडिशरी के एंटी नहीं जाते हैं। खान साहब फौज के एंटी बात कर रहे हैं तो ये खान साहब को जवाब देना पड़ेगा। चौधरी परवेज इलाही साहब कभी फौज के एंटी नहीं जाते हैं, फौज को मोहसिन समझते हैं। जब मुल्क में सैलाब आए, तूफान आए, मईशत का बेड़ा गर्क हो, कुछ भी हो, तो हमारी फौज ही आगे बढ़कर हमारा साथ देती है। इलेक्शन लड़ने वाला दिन होता है ना जो हम पॉलिटिशियन का, वो भी हम कहते हैं कि फौजी आएंगे तो हमारा इलेक्शन कोई अगवा नहीं कर लेगा, कोई हाईजैक नहीं करेगा, फौजी संभाल लेंगे हमारे संदूकों को। अच्छा तो समीना साहब, मुझे ये बता जी मुझे ये बता दें कि इस वक्त जो आप लोगों का जो डिसएग्रीमेंट है पीटीआई के साथ, वो असेंबली के तोड़ने के हवाले से तो मौजूद है ना, क्योंकि परवेज इलाही साहब नहीं चाहते कि असेंबली को तोड़ा जाए, बल्कि इस प्रोसेस को ले जाया जाए। डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, जो काम करने हैं, वो आने वाले इलेक्शंस तक ये सारे काम जो है वो ये हुकूमत पंजाब के अंदर करे, वरना तो जाहिर है कि पीएमएलएन की कोशिश ये है कि वो हुकूमत बनाए और उसके दौरान जो है एक कंफर्टेबल जोन हो जिसमें नवाज शरीफ साहब की वापसी हो, और उन्होंने पंजाब के अंदर पॉलिटिक्स करनी है पूरे मुल्क के लिए। देखिए जी, परवेज इलाही साहब ने रिटर्न लिख कर दे दिया खान साहब को कि आपने सिर्फ साइन करने और गवर्नर को भेज देनी है समरी। ये रिटर्न उन्होंने लिख कर दे दिया, उनको डिसएग्री नहीं कर रहे। अब जहां तक आपने इनकी फेडरल डिपार्टमेंट की बात की, गवर्नमेंट की, तो वो तो सिर्फ अपने केसेस क्लियर कराने के लिए आए हैं। वो तो उनके अपने बेटे मौजूद है यहाँ पर, वो सलमान शहबाज भी आ गया है, हमजा भी क्लियर है, मियां साहब भी क्लियर है। केसेस तो आपको मालूम है कि केसेस तो नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं। तो ये तो सिर्फ रिजीम चेंज इन्होंने किया ही अपने केसेस क्लियर करने के लिए था, ये कोई मुल्क का फायदा सोचने के लिए नहीं आए थे। अभी सेलर हमारे पास नहीं है, बायर्स हमारे पास नहीं है, रुपया हमारा डिवैल्यू हो चुका है, पास्को हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही, आटे का बहाना आ गया है। नहीं, पास्को अगर आपके कंट्रोल में नहीं है, सबसे बड़ा सूबा जो है वो आप लोगों के कंट्रोल में है, और आप लोगों के पास वीट भी मौजूद है जो गवर्नमेंट के पास। पास्को जो है ठीक है वो फेडरल लेवल के ऊपर है, लेकिन प्रोविंसेस 18वीं तरमीम के बाद तो सारे जो अख्तियारात है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास है। और पंजाब भी इस पाकिस्तान का हिस्सा है जहां पे पिछले कई हफ्तों से एक अजीब किस्म की जानी कैफियत है, कोई कंट्रोल नहीं है उस प्राइसेस के ऊपर। और आप देख लें इस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल पंजाब के अंदर भी आटे के हवाले से चल रही है। जी हाँ, मैंने ही आपसे जिक्र किया ना कि आटे का बहरान इधर आ गया। जाहिर है जो फेडरल डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं वो पंजाब से इलेक्शन लड़कर ही एमएनए की सीटों पर गए हैं ना, उनका भी उतना कंट्रीब्यूशन बनता है। पास्को को कोटे उन्होंने हम लोगों को, सूबों को सही तरीके से क्यों नहीं दिए गए? क्यों नहीं? उन्हें पता था कि जब शॉर्टेज हो रही है, उन्होंने हिकमत अमली क्यों नहीं तैयार की थी फेडरल ने? फेडरल जो पंजाब में माफिया ने सर उठाया, जिसको के चौधरी परवेज इलाही साहब दिन रात लगाकर उस माफिया का कला कमा कर रहे हैं, तो फेडरल की भी उतनी जिम्मेदारी थी। नहीं, लेकिन ये माफियाज जो हैं, देखिए माफियाज जो है वो तो चीजों को नहीं देख रहा, वो अपने केसेस को क्लियर करवा के और हमारे बंदे खरीदो फरोख्त करके फेडरल का ध्यान सिर्फ इस तरफ है। आपके उनके 4 वजीरों के नाम मैंने आपको बता दिए जो अभी आए हुए थे हमारे बंदे काउंट करने के लिए। मतलब ये खुदा को माने, आप हालात किस तरह के जा रहे हैं और आप अभी अपने बंदे पूरे कर रहे हैं। देखें आप सारे सियासतदान जो हैं, ऐसा नहीं होगा। समीना साहिबा, आप सारे सियासतदान जो है ना वो बेसिकली इक़्तिदार सियासत खेल रहे हैं,
और अनफॉर्चुनेटली लोग जो हैं वो आटे की वजह से, रोटी की वजह से जो है वो उनकी अमवात हो रही हैं। जैसे सिंध के अंदर हमने देखा है कि भगदड़ हुई, वहां पे एक शख्स जो है वहां पे उसकी हलाकत हो गई। सो सूरत हाल ये है कि ये सारे लोग जो हैं, क्या ये चांद के ऊपर हैं? ये जितने भी ब्लैकमेल कर रहे हैं या इस वक्त पैसा बना रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं आटे की मद के अंदर, ये इसी सरजमीन के ऊपर है ना? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहां पे है? जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का मैंने आपको बताया कि ये जो आटे का माफिया है जिसने सर उठाया हुआ है, उसको चौधरी परवेज इलाही साहब ही कंट्रोल कर रहे हैं। आपको एक दो रोज में पता चलेगा। आज बल्कि मेरी मीटिंग हुई है बड़ी लॉन्ग लेंथी, और मैं हैरान हुई हूँ कि परवेज साहब ने जो स्ट्रेटजीज दी हैं, उन्होंने सारे महकमा को इकट्ठा किया हुआ था। मैं आपको फिर बार बार कहूंगी, जहां आप नहीं जा रहे हैं, कि पास्को की भी जिम्मेदारी बनती थी। जब पास्को मुझे क्या, बिल्कुल पास्को को इन्फॉर्म किया, बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी है 18वीं तरमीम के बाद सुबह खुद मुख्तार है ना 18वीं। सही है। देखें, जिसकी भी जिम्मेदारी है, अवाम को जो है वो सस्ती चीज मिलनी चाहिए। दोनों तरफ मैं नहीं कहती जी, मैं अपने धड़े की बड़ी मजबूत औरत हूँ। 2002 से लेके आज तक मैंने दो ही लीडर देखे हैं पाकिस्तान में, एक शुजात साहब और परवेज इलाही। फैमिली, आधी फैमिली जो है, आधी फैमिली मरकज में हुकूमत में है, और आप लोग जो है पूरे पंजाब के ऊपर माशाल्लाह सीएमशिप आपको मिली हुई है। मजा ही नहीं आ रहा प्रोग्राम का, आप बात मेरी सुनते नहीं है। आपको फेडरल की बात करनी ज्यादा जरूरी समझ रहे। आप मेरी शुजात साहब तक अपने प्रोग्राम की बात तो पहुंचा दें, क्योंकि आपका प्रोग्राम शुजात साहब बहुत शौक से देखते हैं। जी बताइए पहुंचाएं। तो ये है कि जी मेरे दो लीडर हैं, परवेज इलाही साहब और शुजात हुसैन साहब। मैंने तो दोनों को शुरू से इकट्ठे देखा है, और मेरी दुआ है कि जो सियासी इख्तलाफ आया ये दूर हो जाए। और शुजात साहब को मैं आज भी मनोअन अपना लीडर समझती हूँ। वो मेरे उस्ताद भी हैं। मुझे पॉलिटिक्स में टेलीविजन शो पे पहली दफा जाना था, तो शुजात साहब ने मुझे लाइन दी थी कि ऐसे बोलते हैं टीवी पे जाके। तो आज मैं एंकर को बोलने नहीं देती हूँ। मैं अपने उस्ताद के पीछे लगी हुई है। दरअसल वो बहुत जबरदस्त है। आपने मुझे भी खामोश करवा दिया। बहुत शुक्रिया आपका। समीना खबर हयात साहिबा एडवाइजर हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब की, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम से वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।